हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं जो है डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण। यूनाइटेड नेशन के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं विभिन्न राष्ट्रों को लेकर के, जिसके कारणवश निशस्त्रीकरण जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है पूर्ण तरीके से। और मेनली यूएन की दिक्कत जो है वो आपका न्यूक्लियर वेपन्स से जो सुशोभित राष्ट्र हैं उनके साथ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया में अभी तक 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। लीग ऑफ नेशंस जो है सो सक्सेस इसलिए नहीं किया क्योंकि अमेरिका उसका मेंबर नहीं था, ये एक रीज़न है। उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार कंप्लीट होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को आपका यूएन का गठन हुआ। यूएन का गठन हुआ और ये माना गया कि विश्व में जितने भी देश हैं वो यूएन की बातों को मानेंगे और दुनिया में फिर से जो है सो तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यूएन बनने के बाद एक कोल्ड वार का फेज स्टार्ट हो गया जो कि आपका यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में चला। और ये जाकर के जब तक सोवियत यूनियन का विघटन नहीं हुआ, टूटा नहीं जब तक सोवियत यूनियन, तब तक चलता ही रहा। और आज के भी हम लोग परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, कि रशिया और अमेरिका, क्योंकि आपका यूएसएसआर का सक्सेसर जो है वो रशिया ही रहा। तो रशिया और यूएसए में आज भी जो है सो तनातनी है, जिसके वजह से वर्ल्ड जो है सो परेशान है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं डिसआर्मामेंट को करने में यूएन को, तो सबसे पहला इसमें आता है पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट। सबसे पहला पॉइंट आता है पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट, कि पॉलिटिकली जो है सो ट्रस्ट नहीं है। अभी मैं नोट्स बनाया हूं इस पर, आप लोगों को अभी मैं एक एक करके पढ़ करके आप लोगों को कॉपी पे नोट भी करवाऊंगा। आप लोग उसमें साफ साफ देख पाइएगा कि किस तरीके का पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट जो है सो देखने को मिलता है इंटरनेशनल ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद सेकंड अगर हम लोग बात करें तो आपका रैपिड टेक एडवांसमेंट, जैसे कि आपका साइबर, एआई, स्पेस वेपन्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। हर देश चाहता है कि हर जगह उसका वर्चस्व हो। ठीक है, तो इसलिए जो है सो बहुत दिक्कत है डिसआर्मामेंट को लागू करने में यूएन को। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक पर बहुत अच्छे डिटेल्स नोट को देखेंगे। जो भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं वो कृपया करके नोट्स को कॉपी पर लिखा करें। कॉपी पर लिखने से बहुत सारी बातें याद हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, और 2-3 बार वीडियो देखना ऑटोमेटिकली जो है सो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करना जरूर वीडियो को, और कमेंट जरूर करना किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से आप इस वीडियो को देख रहे हो, और अच्छा लगे तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच। सबसे पहले जो नोट्स लिख रहे हो बच्चे, वो नोट्स लिखना। मैं एक एक वर्ड पढ़ता हूँ ताकि जो है सो आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि देख देख के लिखने में जो है सो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। तो आप जो है सो सुन सुन के लिखो, जल्दी लिखा भी जाएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग भूमिका, इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो निशस्त्रीकरण की समस्या वर्तमान युग की महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। इसी समस्या के समाधान पर यह बात निर्भर करती है कि मानव जाति शांति की ओर बढ़ेगी या विनाश की ओर। यह समस्या नवीन होते हुए भी प्राचीन है। सर्वप्रथम ह्यूगो ग्रोटियस ने निशस्त्रीकरण की चर्चा की थी। ह्यूगो ग्रोटियस को आप लोग जानते ही हैं, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन्हें बोला जाता है। ह्यूगो ग्रोटियस को फादर ऑफ
फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इनको बोला जाता है। ठीक है, 1816 में रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने सभी प्रकार के शस्त्र सेनाओं में एक साथ कमी का प्रस्ताव रखा। 1898 तथा 1907 के हेग सम्मेलन में भी इस समस्या पर विचार किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध की भयंकरता एवं विनाश के दुखपूर्ण अनुभव के कारण लीग ऑफ नेशंस के द्वारा अनेक कदम उठाए गए, परंतु उसे सफलता नहीं मिल सकी। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन अमेरिका उसका मेंबर नहीं था, जिसके वजह से वो जो है सो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आणविक हथियारों से उत्पन्न संकट ने निशस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया। शस्त्रीकरण के क्षेत्र में होने वाली आश्चर्यजनक प्रगति ने आज संपूर्ण विश्व को तथा मानवता को जीवन और मौत के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने इतनी प्रगति कर ली है कि संपूर्ण विश्व को हिरोशिमा एवं नागासाकी के समान कुछ ही मिनटों में समाप्त किया जा सकता है। एक विद्वान का कथन है कि यदि सभ्यता अस्त्र शस्त्रों का नाश नहीं कर सकती है तो अस्त्र शस्त्र सभ्यता का नाश कर देंगे। इफ सिविलाइजेशन कैन नॉट डिस्ट्रॉय वेपन्स देन वेपन्स विल डिस्ट्रॉय सिविलाइजेशन। ठीक है, इस कोटेशंस को जो है सो आप लोग एग्जाम में कोट कीजिएगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही चर्चिल एवं रूजवेल्ट अटलांटिक महासागर में एक युद्ध पोत पर मिले। अटलांटिक महासागर आप लोग सब देख रहे होंगे, इधर साइड नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, इधर यूरोप है और यहाँ अफ्रीका है। यहाँ पर जो है सो आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में जो है सो एक युद्ध पोत में लोग मिले और विश्व के उत्तम भविष्य के लिए उन्होंने 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर की घोषणा की। सन 1943 में चर्चिल एवं रूजवेल्ट ने एक संधि की कि उनके देश कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध अणुबम का प्रयोग नहीं करेंगे तथा किसी अन्य देश के विरुद्ध अणुबम का प्रयोग उनके सहमति से होगा। इसी संबंध में अक्टूबर 1943 में 4 मित्र राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की एक सभा मॉस्को में हुई थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका मैंने बनाया है नेसेसिटी ऑफ डिसआर्मामेंट और वाई डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता या निशस्त्रीकरण क्यों। इसमें अगर बात करें तो सबसे पहला मॉर्गेनथाउ की पुस्तक जो है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस में निशस्त्रीकरण की बहुत ही सुंदर परिभाषा कही है। उसके शब्दों में हथियारों की दौड़ समाप्त करने के लिए कुछ या सभी हथियारों को कम करना या समाप्त कर देना निशस्त्रीकरण है। डिसआर्मामेंट इज द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ सम और ऑल वेपन्स इन ऑर्डर टू एंड द आर्म्स रेस। जो स्टूडेंट इंग्लिश में कोटेशंस लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखिएगा, जो हिंदी में लिखते हैं वो हिंदी में लिखिएगा। दोनों के लिए मैंने व्यवस्था कर दी है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि आप इंग्लिश में नहीं कोटेशन डालते हो, तो मैंने इंग्लिश में भी कर दिया है। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है या इसे क्यों समाप्त कर देनी चाहिए, इस संबंध में प्रमुख रूप से निम्नांकित तर्क दिए गए हैं। पहला क्या है? पहला है वेस्टेज ऑफ मनी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हथियार में ही करेंगे तो इकोनॉमी को कहाँ से देख पाएंगे, अपने देश में गरीबों को कैसे ये कर पाएंगे। तो पहला वेस्टेज ऑफ मनी है। विद्वानों का मत है कि अस्त्र शस्त्रों का निर्माण एकदम व्यर्थ है। अस्त्र शस्त्र, युद्ध विमान तथा अणुशस्त्रों में जो धन व्यय किया जाता है वह उन व्यक्तियों के संपत्ति का अपहरण है। ठीक है, जो टैक्स देते हैं, जो सरकार को टैक्स देते हैं, उनकी संपत्ति का तो अपहरण ही है। ठीक है, नंगे भूखे
निराश्रय एवं बीमार जिन्हें ना तो भरपेट भोजन मिलता है और ना ही औषधि। ठीक है, अब अगर इसमें जो है सो पैसा अस्त्र शस्त्र में कम लगाएंगे तो इन लोगों को जो है सो अच्छे तरीके से कंट्री जो है सो ट्रीट कर पाएगा। सेकंड बात करें तो डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इन मिनट्स। वैज्ञानिक आविष्कारों ने इतनी प्रगति कर ली है कि कुछ ही मिनटों में संपूर्ण विश्व का नाश किया जा सकता है। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर किए गए अणुबमों से 1000 गुने शक्तिशाली अणुबमों का निर्माण हो चुका है, जिन्हें कुछ ही मिनटों में एक जगह से दुनिया के किसी भी देश में पहुंचाया जा सकता है तथा अणुबम के विस्फोट से संपूर्ण संसार को राख के ढेर में बदला जा सकता है। बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स मैंने बनाया है, 2 बार पढ़ना आराम से सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। थर्ड अगर बात करें तो टेरेबल डिजीज, भयानक रोग। अणु आयुधों के प्रयोग से निकले रेडियो विकिरण तत्वों के कारण लोग पंगु, कोढ़ी एवं कैंसर आदि भयानक रोगों से ग्रस्त होकर गलगल कर मरेंगे। वह स्थिति युद्ध से भी अधिक भयानक होगी। जापान में हिरोशिमा एवं नागासाकी में यह स्थिति व्याप्त थी। एक विद्वान ने ठीक ही लिखा है कि अणु युग में हमने यदि युद्ध को समाप्त नहीं किया तो युद्ध ही हमें समाप्त कर देंगे। ठीक है, इफ वी डू नॉट एंड वार इन द एटॉमिक एज, वार विल एंड अस। आधुनिक शस्त्रों में प्रतिद्वंदता मानवता के लिए मौत का एक ऐसा संदेश बन गई है जिसकी भयानकता शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। जस्ट लाइक हम लोग जब देख रहे थे कि कोल्ड वार हो गया था, तो कोल्ड वार में जो है इधर साइड आपका यूएसए था और इधर साइड आपका यूएसएसआर था। इन दोनों के बीच में जो है सो कंपटीशन चलता था कि किसके पास कितने भयानक हथियार हैं, और ये लोग जो है सो बहुत तेजी से जो है सो अपने हथियारों का निर्माण करते थे और बढ़ाते थे। फोर्थ बात करें तो इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस और फियर, असुरक्षा, तनाव, भय की स्थिति। शस्त्रीकरण की अंधी दौड़ अंतर्राष्ट्रीय असुरक्षा, तनाव एवं भय की भावना को जन्म देती है, जो आगे चलकर युद्ध का कारण बनती है। अतः उपयुक्त कारणों के कारण ही विश्व का सर्वशक्तिशाली राष्ट्र एवं विद्वानगण निशस्त्रीकरण के समस्या के समाधान पर अत्यधिक चिंतन कर रहे हैं तथा इस संदर्भ में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट्स है प्रोविजन ऑफ द डिसआर्मामेंट इन द यूएन। संयुक्त राष्ट्र में निशस्त्रीकरण का प्रावधान। द लीग ऑफ नेशंस के संविधान कोवेनेंट में निशस्त्रीकरण का व्यवस्था था। चार्टर में भी उसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस का जो संविधान था उसको हम लोग कोवेनेंट बोलते हैं, और अभी जो यूएन का जो है उसको हम लोग चार्टर बोलते हैं। चार्टर में डिसआर्मामेंट से संबंध निम्नलिखित उपबंध है, जिसमें पहला है आपका धारा 11। इसमें बताया गया है कि चार्टर की धारा 11 में यह व्यवस्था है कि जनरल असेंबली निशस्त्रीकरण तथा अस्त्र शस्त्रों के नियंत्रण संबंधी सिद्धांत सहित अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखने के हेतु सहयोग के कार्य, आम सिद्धांतों पर विचार विमर्श कर सकती है और सदस्यों या सुरक्षा परिषद या दोनों को ऐसे सिद्धांत के संदर्भ में अनुशंसा कर सकती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इसको जो है सो नोट डाउन जरूर कीजिएगा। सेकंड बात करें तो धारा 26 ये कहती है कि चार्टर की धारा 26 में सुरक्षा परिषद को अधिकार दिया गया है कि वह शस्त्रों को नियमित करने के लिए योजनाएं प्रस्तुत करे। उसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को ऐसे ढंग से स्थापना करने और ऐसे ढंग से उसे बनाए रखने के लिए जिसमें
संसार की जनशक्ति तथा आर्थिक साधनों का कम से कम मात्रा शस्त्रों पर खर्च हो। सुरक्षा परिषद पर यह भार होगा कि वह धारा 47 में बताई सैनिक स्टाफ समिति, मिलिट्री स्टाफ कमिटी की सहायता से ऐसी योजनाओं को संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के सामने रख सके जिसके कारण शस्त्र नियंत्रण की एक पद्धति स्थापित हो सके। थर्ड आपका आता है मिलिट्री स्टाफ कमीशन, सेना स्टाफ समिति। जैसे कि यूएन का भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत जगह जो है सो इनका चला है कारवां, जिसमें जी इनके पीस कीपिंग फोर्सेस जो है सो जाते हैं, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ पर सैनिक रहते हैं उस पीस कीपिंग फोर्स में और वो वर्क करते हैं यूएन के लिए। ठीक है, तो मिलिट्री स्टाफ कमेटी चार्टर इस बात की व्यवस्था करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना और अभिवृद्धि के लिए सुरक्षा परिषद सेना स्टाफ समिति की सहायता से ऐसी सेनाएं बनाने के लिए उत्तरदायी होगी जिसमें संसार के मनुष्यों के आर्थिक साधनों का उपयोग शस्त्रीकरण के लिए कम से कम हो। ये योजनाएं संयुक्त राष्ट्र के सामने पेश की जाएंगी जिससे कि वे शस्त्रों के नियमों की समुचित व्यवस्था स्थापित कर सकें। किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी, किस जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप्स टेकन बाय द यूएन रिगार्डिंग डिसआर्मामेंट। हिरोशिमा एवं नागासाकी की घटना सभी राष्ट्रों के मस्तिष्क में थी, अतः यूएन में प्रारंभ से ही डिसआर्मामेंट की समस्या पर ध्यान देना शुरू किया। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो है सो 2 बम गिराए थे अमेरिका ने, ठीक है, एटॉमिक बम, और उससे जो है सो पूरा विश्व जो है सो दहल गया था। क्योंकि उस समय तो जो परिणाम हुए ही, लेकिन बाद में जो है सो बहुत जनरेशन तक वो परिणाम दिखे। तो इससे जो है सो पता चलता है कि इन फ्यूचर कभी भी जो है सो आपका एटॉमिक वार नहीं होना चाहिए। एटॉमिक वार होगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सो आपका बर्बाद हो जाएगी। इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग UNAEC की स्थापना 1946 में हुई। 24 जनवरी 1946 को प्रथम जनरल असेंबली एक प्रस्ताव स्वीकार करके अणुशक्ति आयोग की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था एक योजना को जन्म देना जिसके अंतर्गत राष्ट्र परमाणु शक्ति के उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अंतर्गत रखने को तैयार हो जाए, ताकि इससे केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के उपयोग की व्यवस्था की जा सके तथा आणविक तथा सामूहिक विनाश के अन्य सभी शस्त्रों का पूर्ण निषेध किया जा सके। इस आयोग में सुरक्षा परिषद के एक प्रतिनिधि के अलावा एक प्रतिनिधि कनाडा को भी शामिल किया गया। इस आयोग की पहली बैठक 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में हुई। इस बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि श्री वरूच एवं रूसी प्रतिनिधि ग्रेनिको ने एक योजना प्रस्तुत की। दोनों की योजना भिन्न भिन्न थी। सन 1948 में आयोग ने सुरक्षा परिषद की अपनी रिपोर्ट में आणविक शस्त्रों प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण पर बल दिया और कहा कि इसके बिना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती, परंतु प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के बाद पर ही गाड़ी रुक गई, आगे बढ़ी नहीं। सेकंड आपका आता है संयुक्त राष्ट्र पारंपरिक अयुद्ध आयोग UNCCA। ये आपका 1947 में गठन हुआ था। परंपरागत शस्त्रों के लिए आयोग की स्थापना फरवरी 1947 में की गई। इसका मुख्य कार्य शस्त्रों एवं शस्त्र सेनाओं में कमी करने की योजनाएं बनाना था।
आगे चलकर इस क्षेत्र में अमेरिका एवं रूस के दृष्टिकोण में मौलिक भेद प्रकट हुआ, जिसके कारण दोनों आयोगों में गतिरोध उत्पन्न हो गया। परंतु इसके साथ साथ निशस्त्रीकरण वार्तालाप जारी रहा। निशस्त्रीकरण की सिर्फ वार्तालाप ही जारी रही और सब जो है सो सिर्फ ऊपरी मन से जो है सो निशस्त्रीकरण पर बल देते आए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। असल में कोई निशस्त्रीकरण नहीं करना चाहता, कोई भी जो है सो किसी देश के ये में नहीं रहना चाहता, सबको एक दूसरे पर प्रभुत्व ही चाहिए। थर्ड अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग UNDC 1952। अक्टूबर 1950 में राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने यह सुझाव दिया कि दोनों आयोगों को मिलाकर एक आयोग की रचना कर दी जाए। ठीक है, ये आयोग होगा, आयोग की रचना कर दी जाए। जनरल असेंबली ने इस प्रस्ताव को मान लिया और एक निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना हुई, जिसके सदस्य सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य एवं कनाडा बनाया गया। इस आयोग का मुख्य कार्य था सभी सशस्त्र सेनाओं एवं शस्त्रीकरण पर नियमन के द्वारा उसे सीमित एवं संतुलित करना, परमाणु हथियारों पर रोक लगाना, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग करना। परंतु इस आयोग में भी कोई प्रगति नहीं हुई। चौथा आपका आता है उप समिति, जो कि आपका 1954 में गठित हुई थी। आयोगों में गतिरोध उत्पन्न होने के कारण निशस्त्रीकरण समस्या पर विचार करने के लिए यूएन ने अप्रैल 1954 में एक उप समिति का स्थापना की। इसके सदस्य रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एवं कनाडा हुए। इसी उप समिति में वर्षों तक निशस्त्रीकरण प्रश्न पर वार्ता चलती रही। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रस्ताव रखे गए, पर वे असफल रहे, क्योंकि जहां पश्चिमी राष्ट्र पहले अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की व्यवस्था की स्थापना और तत्पश्चात निशस्त्रीकरण चाहते थे, वहां रूस पहले निशस्त्रीकरण फिर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की स्थापना चाहता था। ठीक है, जो आपके वेस्टर्न वर्ल्ड वो चाहते थे, क्या थे कि पहले जो है सो अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की व्यवस्था की जाए और उसके बाद जो है सो वो निशस्त्रीकरण चाहते थे। वहीं यूएसएसआर क्या चाहता था, रूस क्या चाहता था कि पहले जो है सो निशस्त्रीकरण की व्यवस्था की जाए और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की स्थापना होनी चाहिए। तो दोनों जो है सो अलग अलग थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूएसएसआर का जो ये था वो आपका था वार्सो पैक्ट, और वेस्टर्न लोगों का क्या था, नाटो था। नाटो आज भी चल रहा है। ठीक है, जुलाई 1955 में हुई शिखर सम्मेलन में हाइजेनहावर ने मुक्त गगन ओपन स्काई प्लान प्रस्तुत की, पर आगे चलकर यह योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। ठीक है, अगर हम लोग ओपन स्काई प्लान के बारे में बात करें तो ओपन स्काई प्लान को इंट्रोड्यूस जैसा कि हाइजेनहावर ने किया था, और ये जो है सो 1955 में और ये जो है सो जिनेवा समिट, ये जो शिखर सम्मेलन था आपका जिनेवा समिट था। ठीक है, नेक्स्ट आपका पांचवा है 1957 से 1963 के मध्य निशस्त्रीकरण। नाइनटीन 1957 में स्पुतनिक के आविष्कार ने निशस्त्रीकरण की आवश्यकता को और भी बढ़ा दिया। 20 नवंबर 1959 को जनरल असेंबली में सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया कि संपूर्ण निशस्त्रीकरण के उपाय किए जाएं। क्रुश्चेव ने जनरल असेंबली में पूर्ण निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव रखा। उसने सुझाव दिया कि 4 वर्ष की अवधि में सभी राज्यों को पूर्ण निशस्त्रीकरण कर लेना चाहिए, परंतु पश्चिमी राष्ट्रों ने इसे मजाक समझकर ठुकरा दिया। 1960 में जिनेवा में पुनः एक सम्मेलन बुलाया गया।
यह सम्मेलन 5 पश्चिमी राष्ट्रों एवं 5 साम्यवादी राष्ट्रों का सम्मेलन था। लेकिन लॉकहेड U2, ठीक है, लॉकहेड U2 ये एक जो है सो स्पाई विमान था, ठीक है, जासूसी करने वाला विमान था, और इसको जो है सो ड्रैगन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। लॉकहेड U2 को जो है सो ड्रैगन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। जासूसी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण इसमें गतिरोध उत्पन्न हो गया। फिर 3 नवंबर 1961 को यूएन के जनरल असेंबली की राजनीतिक समिति में 5 राष्ट्रों ने एक साथ मिलकर प्रस्ताव रखा कि अणु परीक्षण तब तक बंद कर दिए जाएं जब तक इस पर कोई समझौता नहीं हो जाता है। मार्च 1962 में विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ, परंतु यह अधिक सफल नहीं रहा। इसी समय जेनेवा में निशस्त्रीकरण आयोग का सम्मेलन प्रारंभ हुआ। भारत का यह प्रस्ताव था कि आणविक परिणामों का पता लगाने के लिए तटस्थ राष्ट्रों के स्टेशन कायम किए जाएं, ठीक है। सन 1963 में पहली बार निशस्त्रीकरण के दिशा में कुछ ठोस परिणाम निकले। मॉस्को संधि या अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि उसकी देन है। 5 अगस्त 1963 को मॉस्को में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस द्वारा वायुमंडल, अंतरिक्ष एवं समुद्र के अंदर परमाणु हथियारों पर रोक लगने के बारे में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अनुसार बाह्य आकाश, वायुमंडल एवं जल के भीतर परमाणु परीक्षण बंद कर देने का निश्चय किया गया। नेहरू एवं श्रीमती भंडार नायके ने इस पर सहमति एवं खुशी व्यक्त की। 8 वर्षों के भीतर इस संधि पर लगभग 108 देशों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। केवल चीन और फ्रांस द्वारा समझौते का विरोध हुआ। नेक्स्ट छठा पॉइंट है 1963 के पश्चात निशस्त्रीकरण के दिशा में प्रयास। 21 जनवरी 1964 को जिनेवा में निशस्त्रीकरण आयोग का सम्मेलन प्रारंभ हुआ, परंतु वांछित फल की प्राप्ति नहीं हो सकी, क्योंकि रूस और अमेरिका दोनों ही राज्यों के द्वारा प्रतिप्रस्ताव पारित किए गए। इसके थोड़े ही दिन पश्चात साम्यवादी चीन ने अपना प्रथम अणुबम का परीक्षण किया। चीन का यह काम मॉस्को संधि की अवहेलना थी। 27 जुलाई 1965 को जिनेवा में फिर आयोग की बैठक शुरू हुई, लेकिन रूस एवं अमेरिका में मतभेद होने के कारण इसे कोई सफलता नहीं मिल सकी। यह क्रम 1966 तक चलता रहा। दिसंबर 1965 को यूएन के जनरल असेंबली में एक मत से उस ऐतिहासिक संधि को मान लिया जिसमें बाह्य अंतरिक्ष की तथा चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों की खोज एवं उपयोग संबंधी सिद्धांत थे जो राष्ट्रों के कार्यों पर लागू होंगे। बाह्य अंतरिक्ष के विसैनिकीकरण संबंधी इस संधि पर लंदन, मॉस्को एवं वाशिंगटन में एक साथ 17 जनवरी 1967 को हस्ताक्षर किए गए। 12 जून 1968 को यूएन के जनरल असेंबली में 4 के विरोध में 95 मतों से, जिसमें 21 ने मतदान नहीं किया था, परमाणुविक अस्त्र विस्तार निषेध संधि की सिफारिश की। इस संधि में परमाणु शक्ति से युक्त और परमाणु शक्ति से रहित देशों की ओर से वचनबद्धता की व्यवस्था थी। इन त्रुटियों के बावजूद 24 अप्रैल 1968 को जनरल असेंबली के विशेष अधिवेशन में इस संधि पर विचार आरंभ हुआ और भारी बहुमत से उसे स्वीकार किया गया। सातवां पॉइंट बात करें तो सन 1968 के बाद निशस्त्रीकरण का प्रयास। सन 1968 के संधि के उपरांत 1969 में फिनलैंड की राजधानी हेलेनिस्की
में रूस और अमेरिका के मध्य सामूहिक अस्त्र शस्त्र को सीमित करने की बातचीत शुरू हुई। इस वार्ता के दौरे 1971 में वियना में भी चला। इस प्रकार इन वार्ताओं के द्वारा उस पृष्ठभूमि को तैयार किया गया जिसका फल हमें सन 1972 में आयोजित मॉस्को शिखर सम्मेलन में देखने को मिला। सन 1972 के मई के अंतिम सप्ताह में अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सन ने रूस की यात्रा की। उसने 6 मई को रूस से एक संधि की जो सोवियत अमेरिकी सामरिक अस्त्र शस्त्र परिसीमन संधि 1972 के नाम से विख्यात हुई। जून 1973 में रूस के ब्रेजनेव ने अमेरिका की यात्रा की, जिसमें रूस और अमेरिका ने यह शपथ लिया कि हम लोग परमाणु युद्ध नहीं करेंगे। पर 27 जून 1973 को चीन ने तथा 1 जुलाई 1973 को फ्रांस ने आणविक विस्फोट कर दिया। मई 1975 में पूर्ण विलोकन सम्मेलन जिनेवा में हुआ, जिसमें यह घोषणा की गई कि अणु के संबंध में दूसरा सम्मेलन 1980 में होगा। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए गए। रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस एवं चीन जैसे महान राज्य ऊपरी दिल से निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लेते हैं। अंदर से वे शस्त्रीकरण में पूर्ण आस्था रखते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जैसा कि मैंने आपको इस टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले ही बताया गया था कि सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर में कोई चीज है तो वो है पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट। किसी देश को किसी देश की बात पर ट्रस्ट नहीं है। हर देश चाहता है कि हम जो है सो दब के क्यों रहें। हर देश चाहता है कि हम जो है सो उसको अगला को दबा के रखें। कोई देश जो है सो निशस्त्रीकरण करना नहीं चाहता है। वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ये पर तर्ज पर अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं ही सर्वेसर्वा हूं। हर कंट्री चाहता है कि मैं पावरफुल बन जाऊं। तो ऐसे में दुनिया कैसे चलेगी? ज्यादा दिन दुनिया नहीं चल पाएगी। ठीक है, जिस तरीके से वर्तमान स्थिति में माहौल देखा जा रहा है कि आपका अमेरिका हर जगह वार कर रहा है, ये कर रहा है, रशिया के साथ भी दिक्कत है। ठीक है, तो ऐसे में दुनिया कैसे चलेगी जब आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे? आपको शांति चाहिए ही नहीं विश्व में। आपको एनवायरनमेंट पर ध्यान देना चाहिए, तो आप ध्यान दे रहे हो परमाणु पर। आप ध्यान दे रहे हो कि उस देश को कैसे हम कब्जा लें। चाइना अपने साम्राज्यवादी नीति के साथ चल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। चाइना की बॉर्डर जो है सो भारत के साथ कभी लगती भी नहीं थी। अगर हिस्ट्री देखेंगे तो उन्होंने पहले तिब्बत को लिया अपने अंदर, अब कहते हैं अरुणाचल भी मेरा है। ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि लड़े लड़े लड़े। तो ऑन दैट केस जो है सो दुनिया जो है सो स्टेबल नहीं रहेगी और स्थिर रहेगी। हर देश को चाहिए कि अभी इन्वायरमेंट पर काम करना चाहिए, लेकिन हर देश जो है सो बम और बारूद में लगा हुआ है। हर देश जो है सो साम्राज्यवादी नीति पर लगा हुआ है कि उसका साम्राज्य फैलता जाए फैलता जाए फैलता जाए। पूरा विश्व जो है सो उसकी गुलामी करे, विश्व पर ज्यादा से ज्यादा शासन उसी का हो, हर देश जो है सो उसकी बात सुने। तो ऐसे इंटरनेशनल पीस तो होगा ही नहीं कभी। ऐसे इंटरनेशनल पीस की जो बात करते हैं, इंटरनेशनल पीस होगा ही नहीं। यूएन भी जो है सो एक जो है सो पंगु ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सिद्ध हो जाएगा भविष्य में, जब अमेरिका को अपना ही चलाना है। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से। नेक्स्ट, मूल्यांकन की बात करें, इवैल्यूएशन की। तो आलोचकों का कथन है कि निशस्त्रीकरण एक जटिल समस्या है
जिसके संबंध में यूएन के संबद्ध अंगों की भूमिका उत्साहवर्धक नहीं रही है। चार्टर के द्वारा शस्त्रों के नियमित करने का भार सुरक्षा परिषद को दिया गया है, परंतु वह अपने उत्तरदायित्व को अभी तक नहीं निभाया है। जनरल असेंबली ने इस संदर्भ में कुछ सक्रिय भाग लिया है, पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ठीक है, आप जो है सो सेक्रेटरी जनरल भी बनाते हो, तो सेक्रेटरी जनरल ऐसे आदमी को बनाते हो जो कि कोई ज़्यादा रोल नहीं निभा सकता है, वो किसी न किसी देश के प्रेशर में ही काम कर रहा होता है। यूएन को फ्री करो, तब वो इंटरनेशनल जो है सो पीस डिलीवर कर पाएगा, अदरवाइज जो है सो नहीं डिलीवर कर पाएगा। वो कभी अमेरिका के पक्ष में बोलेगा, कभी चाइना के पक्ष में बोलेगा, कभी रशिया के पक्ष में बोलेगा, और चाहेगा कि जैसे चल रहा है चलते रहे। तो ऐसे में तो दुनिया खत्म हो जाएगी। डोंट इन्वेस्ट in atomic bombs. Invest in environment. Plant more and more trees to conserve our earth, to conserve our future generations. Otherwise we all go with this earth. आगे बढ़ते हैं। परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि निशस्त्रीकरण की दिशा में यूएन का योगदान सराहनीय है, परंतु फिर भी उसने कुछ कदम उठाया है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था निशस्त्रीकरण के प्रतिकूल है। शीत युद्ध एवं शांति संतुलन के कारण महान देशों की इस पर आस्था नहीं है। वे अस्त्र शस्त्रों की कटौती में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, हर देश चाह रहा है कि हम जो है सो सुपर पावर। उपयुक्त तर्कों के बावजूद विश्व शांति के लिए निशस्त्रीकरण अत्यंत ही आवश्यक है। हथियारबंदी को छोड़कर होड़ को केवल इसलिए समाप्त कर देना आवश्यक नहीं है कि वह सभी राष्ट्रों के लिए विपत्तिजनक और खतरनाक है, वरन इसलिए भी कि जितने अधिक दिनों तक यह होड़ चलती रहेगी, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय एवं वातावरण में सुधार उतना ही कठिन होता जाएगा। ठीक है, जब तक जो है सो विश्व जो है सो अशांत रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, लोग जो है सो यही आर्मामेंट करते रह जाएंगे कि आज तुम 4 बना लो, कल हम 10 बना लेंगे, कल उसको मार देंगे, उसको पीट देंगे, उस देश पर कब्जा कर लेंगे, उस देश पर ये कर लेंगे। उसकी आइडियोलॉजी की लड़ाई चल रही है कि वो मेरी आइडियोलॉजी को नहीं मानता है, उस देश को ख़त्म कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी तो विश्व का विनाश हो जाएगा और आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और वातावरण जो है सो दूषित होगा, प्रदूषित होगा। मडायंगा का कथन है कि निशस्त्रीकरण की वे समस्या निशस्त्रीकरण की नहीं है, वह तो वस्तुतः विश्व समुदाय के संगठन की समस्या है। द प्रॉब्लम ऑफ डिसआर्मामेंट इज नॉट problem of disarmament, it is really the problem of the organization of the world community। ठीक है, मैं राजदेव गुप्ता आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करता हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर। आई होप इससे कुछ आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर बेनिफिट मिलेगा तो आप कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो इसको ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।